जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड को एग्जाम को देखते हुए मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से मॉक टेस्ट कराया जाता है और तगड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन का अलग अलग पार्टिकुलर अप्रोच और बेस्ट ट्रिक भी सिखाया जाता है। हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना भी सिखाया जाता है, तो अंत तक बने रहिएगा, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, पेन और पेपर लेकर बैठे रहें ताकि जो भी यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लें, नहीं तो प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करते रहें, क्योंकि पेन पेपर जरूरी है। वो इसलिए कि मैथ सेक्शन का मॉक टेस्ट है, इसमें पेन पेपर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और अगर आप इस पर देख रहे हैं, बेहतर तरीके समझ रहे हैं, तो प्रत्येक दिन आप नोट्स भी बनाते चलिए। देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके योग्य है और पहली बार या नई क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है, उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। ठीक है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। और ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख पा रहे हैं कि आज का पहला सवाल आप देखिए आज के सेशन का, और कैसे इसको चटकाएंगे, अप्रोच देखिएगा, ट्रिक देखिएगा, सब कुछ देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है कि 19, 57, 23 तथा 80 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। परिणामी संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। अब देखिए शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कौन कौन संख्या है? तो कहेगा 19 है, फिर कौन सा है? 57 है, फिर कौन सा है? 23 है और 80 है। ऐसे है, 4 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या करें? सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालें। इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो कहेगा 38 होगा, बहुत शानदार। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो कहेगा कि इन दोनों का अंतर होगा 57। 80 में से 23 घटाएंगे तो 57, यहाँ 57 में से 19 घटाएंगे तो 38 होगा, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। 19 से 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब क्या करें? क्रॉस गुणा करिए। इस 3 से इस 19 में गुणा कर दीजिए तो 19 तिया 57, और इस 2 से इस 23 में गुणा कर दीजिए तो 23 दूना 46। क्रॉस गुणा कर दिए। अब इसका अंतर निकाल दीजिए। इसका अंतर मतलब घटा दीजिए। तो 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, और यही 11 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 11 आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया? बी आपके सवाल का आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, और इस पहला क्वेश्चन का आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट और एक झटके में चटका दिया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं तो एक और तरीका है, आप इसमें से 11 घटाते, इसमें से 11, या एक एक ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन पहला 7 था, सब में से 7 घटाते हैं और उसका देखते कि कौन सा अनुपाती हो रहा है, कौन सा ऑप्शन घटाने के बाद। ए पर नहीं होता तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन को भी घटाते हैं और देखते हैं कि किस उस पर समानुपाती हो रहा है कि नहीं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कितना कैसा है और इसको कैसे चटकाएंगे, कितना प्यारा है सवाल। देखिए सवाल में कहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है। देखिएगा, फादर हैं और कौन है बाबू? सन है। इनके आयु का रेशियो 6:3 है, ठीक है, और उनकी आयु का गुणनफल 450 है। तो गुणनफल है तो इसको 6x कह देते हैं, इसको 3x कह देते हैं। अब आपके हिसाब से दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो कहेगा 6×3 18, और x में गुणा करेंगे तो x²। 6×3 18 x² हो गया गुणनफल। और क्वेश्चन के हिसाब से गुणनफल कितना है? तो कहेगा 450 है। आपके हिसाब से दोनों का, पिताजी और पुत्र दोनों का गुणनफल 18 x² है और क्वेश्चन के हिसाब से 450 है। तो 9 से काटिए, 9 दूना 18 और 9 से 9 बचे 45, 50 हो गया। 2 से काटेंगे 25 बार में, मतलब कि x² का वैल्यू हो गया 25, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 5। x का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 5 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको निकालना है पिता की आयु। क्या बोला है सवाल में?
सवाल में बोला है कि पिता की आयु बता दीजिए, तब पिता की आयु आपने यहाँ कितना माना है 6x, तो यही 6x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 6x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 6 और x की जगह पर हमने 5 रख दिया, तो 6 5 कितना हो गया 30 साल। कितना साल हो गया बाबू 30 साल। पिताजी का उम्र अभी कितना है, तो कहिएगा कि 30 साल, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि पेन पेपर लेकर बैठे रहें, पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा तो सवाल को चटकाना भी सीख लीजिएगा और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। तो होगा क्या कि साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा और आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन और ट्रिक आप देख ही पा रहे हैं, वही अप्रोच के साथ आप चटकाइए। आप यकीन मानिए एक एक झटके में आप भी चटकाइएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का आंसर, जो ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई ना। तो चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में चटकाने का तरीका देखिए। बोला है कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष और मूलधन 32,000 है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए मूलधन प्रिंसिपल कितना है, तो कहेगा कि 32,000 है। प्रिंसिपल है कितना, तो कहेगा 32,000 है। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम क्या होता है, ये होता है 3 साल का डायग्राम। ये होता है, आप देख सकते हैं ये 3 साल का डायग्राम होता है। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये तीसरा साल हो गया। और आगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, फिर इस पर ब्याज लगेगा, यहाँ आएगा, और फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अगली बार में फिर आप पर इस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो देखिए 10% की बात बोला है, रेट कितना दिया है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी इस 32,000 का 1/10 कितना होगा, तो कहेगा कि 3200 होगा। कितना होगा 3200। यहाँ भी 3200, क्योंकि पहला रो जो होता है वो सेम होता है, फिर सामने वाला भी सेम होता है। ठीक है, सामने वाला भी सेम होता है। यहाँ भी 3200 हो जाएगा। अब आगे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो यहाँ भी 3200 का भी 1/10 कितना होगा 320 होगा। यहाँ भी 320 होगा, और यहाँ भी 320 होगा, और आगे इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पर इसका भी 1/10, तो 320 का 1/10 का मतलब 32 हुआ। ठीक है, अच्छा अब आपसे बोला है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। तो देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, पहला रो छोड़कर, पहला रो जो है ये पहला रो छोड़ दीजिए, ऊपर वाला ये छोड़ दीजिए, ये पहला रो छोड़कर जो भी ये बच गया, जो भी ये बच गया, ये सब के सब जो है 3 साल का CI और SI का अंतर होता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है। तो जोड़िए तीनों को, ये 32 32 32 मिलकर कितना हो गया 96 हो गया, 960 हो गया तीनों को जोड़ने पर, और 32 फिर जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि हो जाएगा 992। 992 आपके सवाल का आंसर हो गया। 992 का मतलब ऑप्शन सी हो गया, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया, और बिल्कुल आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे, वो भी बिल्कुल एक झटके में। देखिएगा और समझिएगा, और एक झटके में कैसे चटकाएंगे जरा गौर से देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है, समझिए बात, सवाल में क्या बोला है, बोला है सवाल में कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन X और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही विपरीत दिशा में एक दूसरी ट्रेन Y 18 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन Y की लंबाई ट्रेन X की लंबाई की 2/3 है, तो ट्रेन X की लंबाई आपको बता देनी है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए एक ट्रेन इधर जा रही है X, और दूसरी ट्रेन आ रही है इधर Y।
जब जब भी विपरीत दिशा में अगर ट्रेन चले, जब भी विपरीत दिशा में जब ट्रेन चलती है तो इनका स्पीड जोड़ देते हैं। S1 और S2 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। S1 है 32 किलोमीटर पर आवर और S2 है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और S2 कितना है 63 किलोमीटर पर आवर है। और चूंकि विपरीत दिशा में जा रही है इसलिए इनका स्पीड जोड़ेंगे। स्पीड हो जाएगा इनका, कुल स्पीड कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और 6 13 हो गया, और 3 2 5 135 किलोमीटर पर आवर हुआ। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 18 सेकंड, तो 18 से भी गुणा कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल गया। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस के बारे में बात बोला है कि x और y जो है, बोला है कि ट्रेन y की लंबाई ट्रेन x की लंबाई की कितना है, 2/3 है। इसका मतलब x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, 135 × 5 हो गया। अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्टेंस के ही बारे में बात बोला है कि आपको x का निकालना है। किसका निकालना है, x का। तो x का कितना वैल्यू यहाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ऊपर 3 लिख दीजिए और नीचे टोटल 3 और 2 मिलकर कितना, 5। 3 और 2 मिलकर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, 5 से 5 जब कैंसिल होगा तो 135 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 ये 15 हो गया, और 13 3 39 और 1 हो गया 40। यानी इतना किलोमीटर हो गया x का डिस्टेंस। x का डिस्टेंस, x की लंबाई, x का डिस्टेंस नहीं, उसकी लंबाई ही उसकी डिस्टेंस है। इसमें उसकी लंबाई ही उसकी क्या है, डिस्टेंस है। ट्रेन की लंबाई ही उसकी डिस्टेंस है। तो ये x की लंबाई कितनी हो गई आपकी, तो कहिएगा कि 405 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, क्योंकि हमने मीटर में बदल दिया था। मीटर हो गया ना, तो 405 मीटर का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अगर एक बार में ना समझ में आए तब पीछे बैक करके फिर से देखें। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है कि 0 से 99 तक की सभी संख्याओं में अंक 3 कितनी बार आता है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। 0 से 99 तक, 0 से 99 तक देखिए 3, फिर 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 23 के बाद 33, और 33 के बाद आपका कितना हो जाएगा 43, 43 के बाद 53, 63, 73, फिर 73 के बाद हो जाएगा आपका 83, 93। ठीक है, इतना ही है। ठीक है ना। और एक और मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कहाँ से लेकर 30 से लेकर 30, 31, 32, 33 नहीं क्योंकि हमने लिख लिया है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, इतना 3 दिख रहा है। 0 से लेकर 99 तक 3 इतना दिख रहा है। तब गिनिए 1 2 3 और 2 बार यहाँ 3, तो 2 बार और 3 बार मिलकर 5 बार हुआ। 5 6 7 8 9 10 11, फिर यहाँ 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितना बार 3 दिख रहा है इसमें, 20 बार 3 दिख रहा है। कितना बार 3 दिखेगा, 20 बार दिखेगा। यानी ऑप्शन हो गया सी, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। आराम से लिख लेना है और एक झटके में बता देना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखिए सवाल में कहता है कि एक व्यापारी है, ठीक है, अपने माल को इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट की अनुमति देने के बाद भी वह 27.5% लाभ प्राप्त करता है। यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब समझिएगा बात, देखिए। अच्छा, क्रय मूल्य ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। पहले 15% का छूट देने के बाद, तब 15% का छूट का मतलब क्या हुआ कि 85%। बहुत शानदार।
100 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 85 होगा। अच्छा 27.5% का मतलब क्या हुआ लाभ। 27.5% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 में 27.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 127.5% होगा। ठीक है, ये लाभ हो रहा है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ठीक है, अच्छा यहाँ लॉस की बात कह रहा था, यहाँ प्रॉफिट की बात कह रहा था। अच्छा क्रय मूल्य है कितना, सीपी कितना दिया है तो कहेगा 200। अच्छा एक बात बताइए, जो अब इसका अंकित मूल्य निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 200 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जो मार्क प्राइस होता है वो क्रय मूल्य से क्या होता है ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है तो जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो अधिक है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो कम है उसको नीचे लिख देंगे। सीधी सी बात है, जो अधिक है उसको ऊपर हमने लिख दिया, जो कम है उसको नीचे लिख दिया। अब ये दशमलव से एक जीरो खत्म हो गया। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 से 5 चौका 20, 17 से काटेंगे तो 17 सत्ते 119 और 17 पचे 185। तो 75 में 4 से गुणा करेंगे, 4 में 75 से गुणा करेंगे तो 75 दूना 150 और 150 दूना 300, यानी 300 आपके सवाल का आंसर हो गया। अंकित मूल्य कितना आ गया तो कहेगा कि 300 आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया बाबू तो कहेगा 300 आ गया। और बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया, बहुत आसानी से आपने चटका दिया। ऑप्शन ई हो गया, ऑप्शन ई आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ई आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो अगला सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे समझिएगा ध्यान से। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, इसमें कमी ना करें। और चैनल पर जितने लोग पहली बार है सब्सक्राइब करके रखें। देखिए बोला है कि यदि 8 अंक ये संख्या है, क्या है 179x फिर 0 9 1 और y। ठीक है, और बोला है कि इसमें 88 से भाग देना है। कितना से भाग देना है 88 से। तो आपको भाग देने के बाद x और y का मान निकालना है, और निकालने के बाद x माइनस वाई का वैल्यू बता देना है। x माइनस वाई का वैल्यू बता देना है। तो x और माइनस वाई का वैल्यू तभी निकलेगा जब आपके पास x का कोई वैल्यू हो और y का कुछ वैल्यू हो। तो 88 के भाग का मतलब क्या हुआ, 88 से इसमें भाग लगेगा, इसका मतलब इसमें 11 और 8 दोनों से भाग लगेगा, यानी 8 से भी भाग लगेगा, 11 से भी लगेगा। क्योंकि 88 को हम जब ब्रेक करेंगे तो 11 × 8 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसका मतलब इसमें 8 से भी भाग लगना चाहिए और 11 से भी भाग लगना चाहिए। तो पहले 8 से भाग तब होता है जब लास्ट वाला 3 अंक 8 से कटता हो। किसी संख्या में 8 से तभी भाग लग सकता है जब लास्ट वाला 3 अंक 8 से डिविजिबल हो। तो हम 8 से इसमें भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं 91 y में। तो 8 एकम 8 हो गया, नीचे 1 बच गया, 8 एकम 8 हो गया, नीचे क्या बच गया 3 बच गया, यहाँ y। अब y की जगह पर हम क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो 0 रखेंगे तो 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो भी 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 चौका 32 हो गया ना। इसका मतलब y का वैल्यू हमारे पास 2 मिल गया, y का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया 2 मिल गया, y का वैल्यू 2 मिल गया। अब एक बात बताइए, जब y का वैल्यू 2 मिल गया तो यहाँ से फिर से हम लिखते हैं 179x फिर यहाँ 0 फिर 9 1 और यहाँ पर y का बदले आया है 2, तो हमने 2 लिख दिया। अच्छा अब 11 से चेक करेंगे तो 11 से कब भाग लगता है, जब उनके एक एक अंक छोड़कर, एक एक स्थान छोड़कर उनका डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए। मतलब एक एक अंक छोड़ने का मतलब क्या है, देखिए एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे, 1 और 9 लेंगे, 7 छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ेंगे, 1 और 9 कितना हुआ 10, फिर एक अंक छोड़ेंगे, x को छोड़ देंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तो 1 और 9 हो गया 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 1 11 मिल गया। कितना मिल गया 11 मिल गया। ठीक है, अब इनका उसके बाद फिर जो बच गया 7 और 1 प्लस 9 प्लस 2, तो 2 और 9 कितना होता है 11 होता है। 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा, x जोड़ेंगे तो 18 प्लस x हो गया। तो ये तो 11 से कट रहा है, इसको 11 से तभी भाग लग पाएगा, 18 प्लस x में 11 से तब भाग लगेगा जब x का वैल्यू आप 4 रखिएगा, तभी तो 18 और 4 22 होता है।
कोई रखिएगा, उसके बाद कोई संख्या ऐसा रखिएगा जो 11 से कट जाए, तो हम 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? x का वैल्यू 4, तभी तो 18 4 22 होता है, 22 में 11 से भाग लग जाता है, मतलब x का वैल्यू 4 भी आ गया। x का वैल्यू क्या हो गया? 4। और y का वैल्यू कितना था? 2। आपको निकालना है x माइनस वाई, तो x का वैल्यू आपके पास 4 है और माइनस y का वैल्यू कितना है? 2 है। घटाएंगे तो 2, और यही 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 2 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, और ये ट्रिक बहुत शानदार है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है, ठीक है ना? बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में, देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है कि 12,000 रुपये की राशि 5 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 15 महीनों के लिए निवेश की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक कैसे चटकाएंगे, देखिए। अच्छा, 12 महीना के लिए परसेंट कितना है? 12% लग रहा है। 12 महीना के लिए 12%, 1 साल के लिए 12%, तो काटेंगे तो 1 महीना के लिए कितना हो जाएगा? 1%। तो 5 महीना के लिए कितना हो जाएगा? 5%। 5 महीने के लिए कितना हो गया? 5%, यानी रेट निकल गया आपका 5%, रेट निकल गया। तो बोला है कि 15 महीना के लिए, तब 5-5 महीना को कितना बार बांटिएगा कि 15 महीना हो जाएगा? तो कहेगा कि 3 बार बांटेंगे, 3 बार करेंगे तब तो 15 महीना तक पहुंचेंगे, यानी टाइम हो गया 3 साल। टाइम मान के चलिए 3 साल, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया है इसमें? 12,000। प्रिंसिपल कितना दिया है? कितना दिया है? 12,000। मूलधन दे दिया है 12,000। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो प्रिंसिपल यहाँ दिया है 12,000 और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका आपको अभी बताए थे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 3 साल आ गया है ना? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने अभी बताया था आपको। ये डायग्राम, ये पहले साल, ये हो गया दूसरे साल, ये हो गया आपका तीसरे साल, बताए थे। अब इसका आपको निकालना है 5%। कितना निकालना है? 12,000 का 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 12,000 का 1/20 निकालिएगा, मतलब 20 से भाग देंगे तो होगा कितना? 600। कितना होगा बाबू? 600। यहाँ भी 600, क्योंकि पहला रो सेम होता है, पहला रो SI होता है, मतलब साधारण ब्याज होता है, और साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। लेकिन अगली बार जब जाएंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब इस पर भी यहाँ ब्याज देना पड़ेगा और आगे इस पर भी यहाँ ब्याज देना पड़ेगा। इस पर भी ब्याज और इस पर भी यहाँ ब्याज। इस पर ब्याज देंगे तो इसका भी 1/20 निकालना पड़ेगा। 1/20 मतलब 20 से इसमें भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा और यहाँ भी 30 आएगा, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगेगा। यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मैंने बताया था। अगली बार इस पर भी ब्याज यहाँ देना पड़ेगा, तो इसका भी 1/20 निकालेंगे, मतलब 30 में 20 से भाग देंगे। 1/20 का मतलब क्या हुआ? 20 से भाग देंगे 30 में, तो 1.5 होगा, 1.5 होगा। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, तो सबको जोड़ दीजिए। जितना बॉक्स दिख रहा है इस ऊपर वाले प्रिंसिपल को छोड़कर जितना बॉक्स दिख रहा है सभी बॉक्स को जोड़ दीजिए। तो 600 600 600 मिलकर 1800 हो गया, ठीक है। 30 30 30 मिलकर 90 हो गया, ठीक है। अब 1.5 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1981 और यहाँ 0.5, यानी 1891.5। 1891.5 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगले सवाल को चटकाने का क्या तरीका है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि ये सब पसंद आ रहा है, बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वो इसलिए ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, बड़ा गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि कौन सा टेक्निक अपनाएं कि इसको एक झटके में चटका दे। समझिएगा बात, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए सवाल बोला है कि एक व्यक्ति 5 में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदता है। 5 में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदता है, ठीक है। उसके बाद खरीदता है, मतलब सीपी हो गया, ठीक है। एसपी के बारे में क्या कह रहा है?
तो 12 में 5 की दर से बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें पूरी प्रक्रिया में 143 रुपया का लाभ होता है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करके इक्वल करिए, बैलेंस करके इक्वल करिए। मतलब यहाँ 5 है तो ऊपर वाला में 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 3 है तो नीचे वाला में 3 से गुणा कर देंगे। तो 5 से यहाँ भी गुणा होगा, और ये 3 से यहाँ गुणा हुआ तो 3 से यहाँ भी गुणा होगा। यानी यहाँ देखिए ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 5 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो गया, और यहाँ 12 3 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 25 से 36 में कितना का लाभ हुआ, 25 में खरीद रहे हैं और 36 में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हुआ। तो कहिएगा कि हाँ प्रॉफिट यहाँ पर हो गया 11 का। कितना का प्रॉफिट हो गया, 11 का। यहाँ कितना हो गया, 5 3 15 हो गया, 15 अंडा। कितना अंडे, 15 अंडे हो गए, 15 आर्टिकल्स हो गया, अंडे एग हो गया, 15 एग। अच्छा, आपके हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 का। सवाल के हिसाब से बोला है कि प्रॉफिट कितना, तो 143 का। आपके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है 11, सवाल के हिसाब से 143 से कितना गुना है, तो कहेगा कि 13 गुना है। कितना गुना है, 13 गुना। तो इधर भी हम 13 से गुणा कर देंगे, इधर भी 13 से गुणा कर देंगे। तो 13 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो गया, 15 और 4 19, 195 अंडे मिलेंगे। अगर 143 का लाभ होता है तो उसमें अंडे कितना मिलेंगे, 195 आपको अंडे खरीदेंगे। कितने अंडे खरीदेंगे, तो कहेगा कि 195 अंडे खरीदा जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। सवाल में कहता है, क्या कहता है कि एक टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक का समय लगता है। एक टंकी है जो जो है भरता है 10 घंटे में। कितना घंटा में भरता है, तो कहेगा कि 10 घंटे में, ठीक है, भर देता है। और उसके बाद लेकिन रिसाव के कारण 2 घंटा अधिक समय लगता है। अब एक रिसाव मतलब यहाँ पर लीक हो जाता है, जिसमें से पानी बाहर निकल रही है, तो इसको बी कह देते हैं। तो ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है। ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, मतलब ए और बी मिलकर जो है वो इससे 2 घंटा अधिक अब समय लग रहा है। तो 10 घंटा पहले लग रहा था, 2 घंटा अधिक मतलब 12 घंटा हो गया। अब बोला है कि रिसाव को पूर्ण टंकी रिक्त करने में कितना, मतलब बी अगर रिसाव कर रहा है कौन, बी, यानी बी को कितना समय लगेगा इसको खाली करने में, तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एलसीएम निकाल कर, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, और यही टोटल इसकी कैपेसिटी हो गई। 10 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब कि ए जो है अकेले 6 घंटा में भरती है, और ए और बी मिलकर 5 घंटे में। तो ए का वैल्यू यहाँ पर इनका क्षमता अगर पुट करेंगे 6, आप प्लस बी है तो बी, इधर क्षमता आया है 5, तो 6 इधर जाकर घटेगा, तो बी बराबर हो गया -1। -1 क्या दर्शा रहा है कि खाली कर रहा है, यानी बी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। आपको करना किसको है, बी को ही खाली करना है। टोटल किसको खाली करना है, बी खाली कर रहा है। तब बी खाली करेगा तो कितना देर में करेगा, तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 कैपेसिटी है, और इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 यहाँ पर आ गई। तो 1 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, 60 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा खाली करने में, 60 घंटा लगेगा इसको खाली करने में। अगर बी खाली करता है तो 60 घंटा में पूरा का पूरा क्या कर देगा बाबू, खाली कर देगा। यानी ऑप्शन हो गया सी, और ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सबसे शानदार तरीका यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगले सवाल पे चलिए, अगला सवाल पे चलिए। क्या कहता है देखिए, सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति कुल 9,000 रुपया को 3%, समझिएगा 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 भागों में निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में उसे 3 स्थितियों में 1-1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष, इसका भी 1 वर्ष, इसका भी 1 वर्ष। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, बराबर 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 होगा, और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। सबसे पहले इसको तीनों का निकालने के लिए पहला, दूसरा
और तीसरा, तीनों को निकालने के लिए इसको एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेगा 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 से इसमें भी भाग, 12 से इसमें भी भाग, 12 से इसमें भी भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू 4 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 3 होगा और यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 2 होगा। बहुत शानदार। अब आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कुल कितना यूनिट है तो कहेगा 4 3 7 7 2 9 यूनिट। आपके हिसाब से 9 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 9000, क्वेश्चन के हिसाब से 9000 होगा। ठीक है, अच्छा तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 1000 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000 हो गया। अब आपसे बोला है कि 6% पर निवेश की गई राशि कितनी है, तो यही तो 6% है और 6% का कितना यूनिट है तो कहेगा 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। आपके सवाल का आंसर हो गया 2000। आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगले सवाल पर चलिए और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए बोला है कि जब वस्तु को जब P रुपये में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है और जब Q रुपया में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। तो Q रेशियो P बता देना है। अच्छा एक बात बताइए, जब Q रुपये में बेचा जाता है तो 4% की हानि बोल रहा है। 4% का हानि का मतलब कितना हो जाएगा 96% होगा। बिल्कुल होगा, होगा ना। 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 96। अच्छा P रुपये में जब बेचा जाता है तो 12% का लाभ हो रहा है। 12% लाभ मतलब 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 112 हो जाएगा। 112%। अब इसका आप रेशियो निकाल दीजिए तो 16 छक 96 होता है और 16 सत्ते 112 होता है, यानी 6:7 आपके सवाल का आंसर हो गया। 6:7 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कैसे एक एक झटके में हर सवाल को चटकाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे वो भी एक झटके में। देखिए अच्छा यहाँ बोला है √121, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 11 होगा। उसी तरह आगे दिया है 1 2 3 2 1। एक स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है कि लगातार संख्या है फिर घटते क्रम में है। 1 2 2 के बाद फिर 1, फिर 1 2 3 आगे 2 1, मतलब बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। तो बीच वाली संख्या लीजिए कितना है 3 है तो 1 को 3 बार लिख दीजिए। यहाँ बीच वाली संख्या क्या थी 2 थी तो 1 को 2 बार हम लिखा। यहाँ बीच वाली संख्या कितना है 3 है तो हम 1 को 3 बार लिखें। उसी तरह अगर है 1 2 3 4 3 2 1 बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में तो बीच में क्या है 4 तो 1 को 4 बार लिख दीजिए 4 टाइम्स। उसी तरह आगे है 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 तो बीच में कितना है 5 है तो 1 को 5 बार लिख दीजिए। 1 को 5 बार लिख दीजिए। फिर उसी तरह है आपको 1 2 3 4 5 6 फिर 5 4 3 2 1 बीच में क्या है 6 तो 1 को 6 बार लिख दीजिए। 1 को 6 बार लिख दीजिए। उसी तरह आगे अंत में कितना है 7 तक है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 बीच में क्या है 7 तो 1 को 7 टाइम्स लिख दीजिए। 3 4 5 6 7 हो तो गया। अब इसको जोड़ देना है। सवाल में क्या बोला है कि सबको ऐड करिए तो सबको जोड़िए। तो जोड़ने का क्या तरीका है, यहाँ 1 कितना बार 7 बार तो 7 लिखिए। यहाँ 1 कितना बार है 6 बार है तो यहाँ 6 लिखिए। यहाँ 1 कितना बार है 5 बार है तो यहाँ 5 लिखिए। यहाँ 1 कितना बार है 4 बार है तो यहाँ 4 लिखिए। यहाँ 1 कितना बार है 3 बार है तो 3 लिखिए। यहाँ 1 कितना बार है 2 बार है तो यहाँ 2 लिखिए। ठीक है, गलत नहीं है, मेरे ख्याल से गलत है। क्या है गलत है, एक एक करके लिखिए। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा 6। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 हो गया। फिर देखिए ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 फिर 5 तो यहाँ 5 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4
तो यहाँ 4 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 तो यहाँ 3 हो गया। फिर देखिए 1 2 तो यहाँ 2 हो गया। लास्ट में 1 है तो 1 हो गया। यानी इतना आपके सवाल का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ये तरीका गलत था। ये तब होता जब यहाँ एक और 1 होता, तब ये तरीका सही था। यहाँ एक और 1 होता तब लगातार था तो जोड़ना आसान था। ये तरीका गलत हो गया, इसलिए हमने पार्टिकुलर जोड़ दिया और ये बी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगले देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे और चटकाने का तरीका देखिए। बोला है कि एक पार्टी में केरल नहीं माफी चाहेंगे, एक पार्टी में केरल मत बोलिएगा, केवल मतलब ओनली जोड़ों को आमंत्रित किया जाता है। एक पार्टी में कपल को, एक पार्टी में कपल को मतलब एक बॉयज और एक गर्ल्स कपल को क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 50% क्या है बाबू, मेल है। पुरुष से कितना बाबू, 50%, ठीक है। और बोला है कि मादक पेय में रुचि रखते हैं, मतलब शराबी है, ये पीते हैं, शराब पीते हैं, तो शराबी 50% उसमें क्या है, पुरुष क्या है, रुचि रखते हैं। यदि कुल मिलाकर ओमेन का नहीं पता, ओमेन के यहाँ नहीं पता, कुल मिलाकर यानी इसका और इसका दोनों को मिलाकर जो है, कुल मिलाकर 2/5 लोग मतलब शराब पीने में रुचि रखते हैं। मानक पेय का मतलब हो गया, मादक पेय में रुचि रखने का मतलब शराब पीने में माहिर हैं। कुल मतलब टोटल, यहाँ टोटल हम एलिगेशन लगा रहे हैं बाबू, यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं। तो 2/5 का मतलब क्या होता है, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट में बदल दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 20 दूना 40% हो गया टोटल। एलिगेशन का मतलब क्रॉस डिफरेंस निकाला जाता है, क्रॉस डिफरेंस। तो 50 में 40 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ भी 10 होगा। तो अब आप सोच में पड़ जाइएगा कि यहाँ तो 10 समझ में आ रहा है कि 50 में से 40 घटाएं तो 10। यहाँ 10 क्यों लिखें, यहाँ 10 इसलिए लिखें कि बाबू यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 इसलिए लिख रहे हैं कि जितना मेल उतना ही फीमेल, ओमैन, जितना मैन उतना ही ओमैन। क्यों, क्योंकि उस पार्टी में कपल की आमंत्रित थे, कपल को मतलब जितना लड़का उतना लड़की। तो यहाँ 10 ओमैन थे तो लड़का कितना होगा, 10 ना होगा बाबू, इसलिए यहाँ मैंने 10 कर दिया। और आपको मालूम है कि एलिगेशन कैसे लगता है कि अगर इसमें से यहाँ घटाया जा रहा है तो इसमें से ये घटेगा, मतलब यहाँ वाला जो वैल्यू होता है इन दोनों के बीच में रहता है, इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब अगर एक से कम होगा तो दूसरा से अधिक होगा। तो यहाँ 50 से 40 कम हो गया तो यहाँ जो होगा वो 40 से कम होगा, यहाँ 30 हो गया, ठीक है ना, बहुत शानदार। तो यहाँ मैंने 30 क्यों लिखा, क्योंकि 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 होगा। इनके दोनों का अंतर यहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ओमेन अब कितने हो गए, महिला कितनी होगी, 30% हो गई। महिला कितनी हो गई, ओमेन कितनी हो गई, 30% हो गई। और 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। इसका मतलब कटेगा तो 3/10, यानी इसका मतलब कि टोटल फीमेल कितनी हो गई, 10 हो गई। कुल टोटल फीमेल कितनी हो गई, 10 हो गई। टोटल फीमेल 10 हो गई, टोटल ओमेन 10 हो गई। और 10 में से 3 क्या है, शराबी है। 10 में से 3 क्या है, शराब लेते हैं। तो सवाल में बोला है कि गैर मादक और शराबी महिलाओं की संख्या बता दिए, ठीक है। तो शराबी कितनी महिलाएं हैं, 3 है। शराबी कितनी महिलाएं हैं, 3 है। तो गैर कितनी होगी, गैर मतलब जो शराब नहीं पीती होगी। तो टोटल 10 महिला है, 10 में से 3 जो है शराब पीती है, तो 7 ऐसी महिला होगी जो नहीं पीती होगी। तो यही पूछा है कि नहीं पीने वाला, गैर मादक का मतलब क्या हुआ, जो नहीं पीने वाला, पीने वाला 3। तो इनका रेशियो हो गया 7:3। 7:3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7:3 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी और बेहतर तरीके से आप समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये वीडियो तो यूट्यूब पर ही रहती है, पीछे बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। ये बहुत आसान होता है, इसको भिन्न में परिवर्तन करना है। 22.5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप लिख सकते हैं कि 10% और यहाँ 12.5%, 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया। अच्छा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। अच्छा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो यहाँ 10 8 18 हो गया और नीचे 10 8 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। कटेगा 2 से 9 बार में, 2 से 40 बार में, यानी 9/40 हो जाएगा भिन्न इसका। इसको भिन्न में परिवर्तन करना था तो 22.5% का मतलब क्या हुआ, 9/40। 9/40। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी और सेशन को बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, है ना। कैसा लगा आप बताइए, अगर बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। आप अपना ख्याल रखेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। और तब तक प्रॉपर रूप से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, प्रत्येक दिन। ठीक है ना, बहुत शानदार।